नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है। नए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में चुनाव हो सकते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने कोर ग्रुप, छोटी टोली और अलग अलग प्रकोष्ठों की मंथन बैठक में निगम चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया। बीजेपी ने मंगलवार की रात विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इसके बाद बुधवार को कोर ग्रुप और सांसदों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा हरियाणा में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव रहे। तो वहीं प्रदेश में 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की ओर से निगम चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। अगले साल जनवरी में चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है। इससे पहले 3 नगर निगमों अंबाला सिटी, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को झटका लग चुका है। तो वहीं केवल पंचकुला नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना था। बाकी दोनों निगमों में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार चुनाव हार गए थे और अब चूंकि प्रदेश में तीसरी बार 48 विधायकों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है और ऐसे में बीजेपी नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ही बीजेपी शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी निकाय को चुनाव को भी जीत अपने नाम दर्ज करना चाहती है। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह दिसंबर से लेकर जनवरी तक अपने अपने शहरी क्षेत्रों में सक्रिय रहें। शहरों में चल रही है निकासी और साफ सफाई के साथ साथ सड़कों पर पूरा ध्यान देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं एक दिन पहले पंचकुला में हुई संगठन की मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ग्राउंड वर्क शुरू करने को कहा गया है। विधायक दल की मीटिंग में संगठन पदाधिकारियों के साथ विधायकों से भी संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक मांगा गया है और यह भी कहा गया है कि यदि कोई कार्यकर्ता ग्राउंड पर अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने स्तर पर उसका नाम प्रस्तावित कर सकता है। इधर कांग्रेस की स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। पिछली बार निगम चुनाव से भी कांग्रेस दूर थी और ऐसे में आपको बता दें कि इस बार भी ऐसा लग रहा है कि पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देकर निगम चुनाव की औपचारिकता निभाने की तैयारी में है और अभी कांग्रेस की जो स्थिति है इसमें पार्टी किसी भी तरह के चुनाव के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। तो वहीं बीजेपी अभी फिलहाल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मंगलवार को भी और बुधवार को भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है विधायकों दल की बैठक की थी और इसके बाद से उन्होंने तमाम जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें एक दिशा निर्देश दिया था कि चुनाव को लेकर जो है पूरी एक्टिव रहें। देश ने इनको देख लिया है कांग्रेस पार्टी को और उनको नकार दिया है। लोग देखिए नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। पूरे देश के अंदर जहां स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार नहीं है, किसी अन्य दल की सरकार है, वो तो वहां के लोगों को भी उन सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी देते हैं। तो विधानसभा चुनाव के बाद से अब हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। वही बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक दल की बैठक की और इसी के साथ साथ सांसदों की भी बैठक की और तमाम उच्च अधिकारियों को नगर निगम चुनाव के लिए जो है पूरी एक्टिवनेस के साथ तैयारी करने के लिए जुट गई है। ऐसे में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुटेल जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो है कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता रामराज शर्मा जी आपसे करूंगी। देखिए, जिस तरह से विधानसभा में नए चेहरों पर देखिए दाव खेली बीजेपी ने, ऐसे में चर्चा चल रही है कि नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी नए चेहरों पर दाव खेल सकती है। विधानसभा चुनाव में देखिए ऐतिहासिक जीत हुई आपकी, तो क्या लगता है नए चेहरों पर दाव खेल के क्या नगर निकाय चुनाव को भी जो है फतेह उस पर हासिल किया जा सकता है? देखो जी, पहले तो आपके चैनल पे जो भाई देख रहे हैं हमारे प्रवक्ता साथी हैं, अन्य पार्टियों से आए हैं, सबको राम राम। और जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले भी आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा में एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आम कार्यकर्ता, एक
बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, वो कुछ भी बन सकता है। ये भाजपा में संभव है। इब आपने हाल ही में एमएलए के चुनाव में भी देखा होगा, भाई बहुत से चेहरे नए थे, तो आगे भी आप ऐसा देखोगे तो ये पार्टी बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें ये संभव है जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, भाई वो उसको पार्टी की नजर रहती है, पार्टी उसको क्या नाम है टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है और वो जनता के आशीर्वाद से एमएलए बनता है, मेयर बनता है, वार्ड मेंबर बनता है, एमपी बनता है। तो यहाँ सब कुछ संभव है। अन्य पार्टियों की तरह से जैसे कांग्रेस में है, राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा, यहाँ ये संभव नहीं है। यहाँ तो आम कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लीजिए आप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे एक चाय वाला, एक चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। बढ़िया जवाब दूंगी। हमारे एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनी, ये भाजपा में संभव है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, एक साधारण किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, अपनी मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं समझता हूं तो जनता का आशीर्वाद इसमें सर्वोपरि है। जनता भगवान का रूप है और जिस तरह से जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उनको आशीर्वाद दिया, इस मैं देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और उसी तरह हमारे प्रदेश की बहुत ही मैं समझता हूं देवतुल्य जनता जनार्दन, उन्होंने हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चहेते, युवाओं के हृदय सम्राट, प्रेरणा स्रोत, छत्ती बरादरी के मसीहा, करोड़ों बेजुबानों की जुबान। सर, नगर निकाय चुनाव की अगर बात कर लें तो देखिए इसे कराने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या बीजेपी उनको आशीर्वाद देकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया और तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़ के जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जनता जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो संकल्प लिया था, जो वायदे हमने किए थे, वो एक एक वायदे को पूरा किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने अभी चुनाव से पहले जिस तरह से भर्ती रोक को, कांग्रेस के भर्ती रोक को गैंग में 25,000 युवाओं की भर्ती रुकवा दी थी माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करके। उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भगवान की कृपा से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा, पहले अपने इन बेरोजगार भाई बहन रामराजेश शर्मा जी, देखिए अगर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात कर ले, जी सुन लीजिए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सर इस बात के अगर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात कर ले जाए 2024 की, तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी के जो वोट प्रतिशत थे वो ज्यादा अंतर नहीं था। तो नगर निकाय चुनाव में क्या बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की देखिए तैयारी तो अभी फिलहाल नहीं देख पा रही है, देखा जा रहा है जिस तरह से जो है वोट प्रतिशत की बात कर ले तो देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में वोट प्रतिशत लगभग बराबर ही है। हालांकि आपकी जीत हुई लेकिन कांग्रेस भी देखिए कम नहीं रही। तो ऐसे में क्या बीजेपी डरी हुई है? बीजेपी क्यों डरेगी जी? जो पार्टी खात्मे की ओर चल रही है, पार्टी का सफाया होता जा रहा है, उससे बीजेपी क्यों डरेगी? आगे आप देखना, आने वाले 20-25 साल में भाजपा ही भाजपा है। हम जनता की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, निकाय चुनाव में भी और मेयर चुनाव में भी, और आने वाले 20-25 साल तक भाजपा ही भाजपा है। हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता को भगवान का दर्जा देते हैं और जो जनता की सेवा करेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी। आने वाले 20-25 साल में हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जी, यानी आपका कहना है कि कांग्रेस जो है खुद डरी हुई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है? अब क्या खत्म हो चुकी है कांग्रेस थी। कमल हांडा जी इसका जवाब दे दीजिए। जी सपना जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। आपने बात की नगर निकाय के चुनाव की, ठीक है, लेकिन इस बंदे को अपनी रटी हुई एक जो सुई रखी जाती है ना रिकॉर्ड पर
वही लगातार हर बार वही बात। मुझे लगता है इसने ना नाली की गैस से चाय पी हुई है, इसलिए जो भी उगलना इसने गलत है उगलना कराइएगा। मैं बोल लूं, मैं इसके बीच में नहीं बोली थी सपना जी। मेक श्योर ही डजंट इंटरफेयर ताकि डिबेट ठीक से हो सके। ये डिबेट खराब करता है कमल हांडा जी आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोल रहा है। हाँ जी ठीक है, आप मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। कमल हांडा जी बोलिए। जी पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी, 2017 के बाद 2022 में निकाय चुनाव ड्यू था, क्यों नहीं हुआ, क्यों इनकी हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव करवाने की। दूसरी बात, क्या चंडीगढ़ की तरह चुनाव कराएंगे जो छोटे से आपने एमसी के चुनाव के लिए क्या बदमाशी करी, आपने ऑन कैमरा करी, सुप्रीम कोर्ट भी गई वो बात, अनिल मसीह को सजा भी हुई, वो भी बता दिया करो जरा निकाय चुनाव के बारे में। इधर उधर की बातें तो खूब करते हो, वो काम की बात भी कर दिया करो। करनाल के मैं निकाय चुनाव में मुद्दे बताती हूँ क्या क्या होते हैं मैडम। एक पहले तो ये बता दूं करनाल में क्या चल रहा है, जो इनके खट्टर साहब का जो जहां से वो सांसद बने हैं, टाइलीकरण किया जाए, पुरानी टाइलें उखाड़ कर नई टाइलें लगाई जाती। बिना बात से अच्छी भली टाइलें पड़ी है, लेकिन पुरानी उखाड़ के तो अपने लोगों को फायदा देना है। तो भ्रष्टाचार में तो ये आकंठ मतलब इसमें विश्व की भ्रष्टतम अगर पार्टी भाजपा को कहें या भाजपाइयों को कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है जी, सड़कें साफ, आप फिर मेरे को कठोर से बोलने पड़ेंगे। आप हमारे को कहोगे, हम आपको नहीं कहेंगे क्या? रामराजू शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। झूठ बोलना में देखिए रामराजू शर्मा जी, कमल जी ने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके पास आऊंगी। कमल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं वो नहीं सुनेगा, बहरा है वो, उसे टेलीकाउंटर लगा रखे जो वहां से। कमल जी भाषा की शैली को प्लीज खराब मत कीजिए। कमल जी प्लीज। नहीं हाँ उसको बीच में और बोलने दीजिए, पहले वो बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज आप भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए। नहीं डेफिनेटली आई विल बट ही इंटरफेयर्स एंड आई हैव टू। ये गलत बात है। मैं हाँ नहीं कृष्ण कुटेल जी आपके पास आऊंगी, और आपका उसको ना रोकना जब तक हम ना। कृष्ण कुटेल जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देखिए अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र कर ले, बात आप इसमें काट दी आपने। मैम पहले आप अपनी भाषा की शैली प्लीज सही कीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। नहीं दैट इज फाइन, यू स्टॉप दैट स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी एंड यू नेवर स्टॉप। जब तक हम नहीं कहते, कांग्रेस ही बोलते नहीं है, तब तक आप भाजपा के प्रवक्ता। मैंने बोला नहीं, अभी मैंने बोला नहीं, मैंने रामराजू शर्मा जी से बोला नहीं कि मैं आपके पास आऊंगी। मैम आप पूरी बात सुना कीजिए फिर बोलिए। कृष्ण कुटेल जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र कर ले, देखिए इन्होंने ने हालांकि बसपा के साथ आपका गठबंधन था, पूरी तैयारी देखिए आपने की थी, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। नगर निकाय चुनाव का जिक्र कर ले, कृष्ण कुटेल जी क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? आपने मेरी बात ही काट दी। भाषा चाहिए आपके पास आऊंगी मैम। कृष्ण कुटेल जी आपसे सवाल है, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कृष्ण कुटेल जी फिर आप हमें क्यों बुलाते हैं? आप छोड़िए, फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं कृष्ण कुटेल जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? इस तरीके से बात करेंगे नहीं, आवाज पहुंच पा रही है तो मैं बात रखूंगा तो कौन सुनेगा? बिल्कुल आप बोलिए। तो समझ में नहीं आ रहा है जी। कृष्ण कुटेल जी आपने सवाल सुना? देखिए जी सपना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी पहले जो है कि इस चुनाव को लेकर के जो है कि डरी हुई थी कि कहीं ना कहीं जो है कि हम पहले, क्योंकि ये विधानसभा से पहले चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि ये चुनाव नहीं करवाया और इससे पहले विधानसभा चुनाव लेकर के आए। और अब जो है कि इनकी सरकार है, उस सरकार के अंदर जैसे ही सरकार इन लोगों की बनी है तो इन्होंने सदस्यता अभियान चला करके जो है इस बात का संकेत दिया कि भी हम जो है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव और नगर निगम के जो चुनाव है तो हम उसके लिए जो है कि वो पूर्ण रूप से जो है कि वो तैयार है, और इन्होंने जो है कि निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो चुनाव के लिए जो है कि पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि कमजोर पार्टी नहीं है, उसका संगठन बड़ा मजबूत है। ठीक है, इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो है यहाँ पर कांग्रेस वर्सेज जो है कि बीजेपी वर्सेज जो है कि कांग्रेस का चुनाव हो गया था, तो इसलिए जो है कि हमारी स्थिति थोड़ी दयनीय रही है। लेकिन अब हम पूरा मुस्तैदी के साथ जो है कि चुनाव को भी लड़ने के लिए जो है कि हम तैयार हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में जो लड़ रही है, क्योंकि जनता जो है कि इन सबको जानती है, और जनता ने जो है कि इस चुनाव के दौरान जो है कि कांग्रेस को जो है कि अपना समर्थन देने की बात भी कही थी और वोट दिया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है कि कमजोरी रही है, उसकी नाकामी रही है, और जिसकी वजह से जो है कि फिर दोबारा
तीसरी बात हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो है कि वो सरकार बनी है, लेकिन जनता के अंदर जो है कि बड़ा रोष है और जनता जो है कि वो पटखनी देने का काम भी करेगी। और लेकिन अब की बार जो है कि कांग्रेस की बजाय जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि विकल्प के रूप के अंदर जो है कि लोग जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल को जो है कि अपना बढ़िया दल मान करके जो है कि उसके पक्ष के अंदर जो है कि अपने मत का प्रयोग करेंगे और स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जो है कि अवश्य हम जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाएंगे कि हम कमजोर नहीं है, बड़ा मजबूत स्थिति के अंदर है। और जो है कि पिछले स्थानीय निकाय चुनाव की हम बात करें तो वहां पर हमने 13% वोट लिया था उस समय के अंदर, और लेकिन जब 13% हमारा वोट आया तो और बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था तो 13% वोट उसका आया था। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि समय पे चुनाव ना करा करके उसको टालने की बात की है, और अब हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना करके जो है कि मनमानी तरीके से जिस प्रकार से जो है कि गड़बड़ी करके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है कि ये सत्ता के अंदर आते हैं, तो वो ये करना चाहते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता अब जो है कि पूरी मुस्तैदी के साथ जो है कि चुनाव को लड़ेगा, और कोई गड़बड़ी अगर कहीं पर पाई गई तो उसका मुंह तोड़ जो है कि वो जवाब देने का काम करेगा। ठीक है कमल जी, अगर आप भाषा की मर्यादा को बनाए हुए जवाब देंगे तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ लूं? नहीं, आप सवाल पूछिए, लेकिन बीच में किसी को इंटरप्ट मत करने दीजिए। ठीक है कमल हांडा जी, देखिए हमेशा कांग्रेस ये कहती है कि जनतंत्र में हरियाणा चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो देखिए हरियाणा चुनाव का जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया कि जनतंत्र में तंत्र की जीत हुई है और जन की हार हुई है। हरियाणा और देखिए जम्मू कश्मीर में दोनों साथ में ही चुनाव होते हैं, और इसी के साथ साथ ये भी सवाल है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है क्या वहां पर तंत्र की जीत हुई है या जन की जीत हुई है? क्योंकि देखिए आज ही कांग्रेस हरियाणा एंड पंजाब कोर्ट हाई कोर्ट में गई हुई है, जहां पर कांग्रेस का यह आरोप है कि 14 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम हैक किया गया था। मैं आपकी सारी बातों का जवाब देती हूँ, जरा आप मुझे पेशेंस के साथ सुनिएगा जी। आपने एक तो कह दिया ऐतिहासिक जीत, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है, जहां पर 61.19% से वोट प्रतिशत जो है चुनाव से एक दिन पहले, काउंटिंग से एक दिन पहले रात को जो है वो बदल दिया जाता है, 67.9% कर दिया जाता है। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ 3 लाख के करीब है, तो 7% के करीब कितना हो गया, 14 लाख वोटों का घपला हुआ है। साइट हैक हो गई, काउंटिंग के टाइम पे साइट स्लो हो गई, और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात जो कमीशन बनता है चुनाव आयोग का बनता है, उसमें एक सीजेआई भी होता है। सीजेआई को जब बीच में जाना था तो इन्होंने अध्यादेश लाकर सीजेआई को बीच में हटा दिया, तो मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का, तो सुनवाई किसकी होगी? तो इलेक्शन कमीशन इज नॉट फॉर इंडिया, इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग फॉर इंडिविजुअल। एक मैं छोटी सी बात का जवाब देना चाहूंगी कुटैल जी को भी, जो इतनी बातें करते हैं, हर बात में हुड्डा साहब को लेके आते हैं। आपने कितना साथ दिया? अब जरा पूछना इन्हीं से, जरा बताएंगे, अपनी अन्नू सूरा से पूछना, आपके रजत पंजेटा से पूछना। वो कहते हैं हम कांग्रेस के विरोधी हैं, आप कहते हैं कि हमने सरकार बनाने दी, आपने हरवाया हमें, आपने मिलकर हरवाया, और इनके तंत्र ने हमें हरवाया, ठीक है। और जहां आपने कहा कि तंत्र की जीत होती है, कुछ होता है, तो आपको ये भी बता दूं, हम ईवीएम अगर हम जीत भी जाते हैं, हम तब भी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, हम हारेंगे हम तब भी सवाल उठाएंगे, जनता भी उठाती है इस बात का सवाल, ठीक है। और ये अन्नू सूरा के साथ क्या बात हो रही थी, जरा पूछना इनसे। अन्नू सूरा ने तो मुबारकबाद दी थी और दुआ की थी आपकी इनेलो के प्रवक्ता ने कि भाजपा जीत जाए। आप लोग क्यों हारे? आप तो सत्ता का विकल्प, आप तो हरियाणा में विकल्प बनने जा रहे थे, कहाँ गया वो विकल्प? आप साथ में थे इनके, आप इनके साथी थे, लेकिन वो खुलकर सामने आ गया। बहुत कहते हैं ना, कोई सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। गोपाल कांडे ने बयान दे दिया ना, जो बहुत वायरल हुआ कि हम इनेलो, गोपाल कांडा, बसपा और चंद्रशेखर जैन सब मिलकर भाजपा को सपोर्ट करेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं सपना जी, जो आपने सवाल पूछा, ठीक है। और ये कहते हैं जनता का आशीर्वाद, डाका डाला इन्होंने जनता के मतों पर, उनके वोटों पर, और जनता 5 साल कितनी पीड़ित होगी, कितनी प्रताड़ित होगी, ये कुटैल जी नहीं समझ रहे। इनको क्योंकि अपने स्वार्थों की पड़ी हुई थी। 2014 से 2019 तक आप थे साथ में, सहयोगी दल बनकर काम किया, क्या विपक्ष के आपने मुद्दे उठाए? सारे मुद्दे हमें उठाते रहे, हर बात में भूपेंद्र उठा रहे। भाई तुम्हारे क्या बने हुए हैं? क्या अभय चौटाला बनना चाहते हैं हमेशा? ये मुझे बताना जरा। बापू बेटा बोलते, तुम्हारे 4 पुष्ट तो मैं ही गिनवा दूं। देवीलाल चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अर्जुन चौटाला, कितने पुष्टे हैं तुम्हारी भाई? ज्यादा बनते हो ना तुम जनता के सगे, तुम हो नहीं, मैं बता दूं मैं,
इनेलो भी धुर विरोधी है जनता की। जो आपने काम किया विधानसभा के चुनावों में उनके साथ मिलकर, आपके कितने प्रत्याशी जीते आप बताइए। आप तो कह रहे थे आप तो सरकार बनाने जा रहे हैं, कहाँ गए? कुटिलता मत दिखाइए अपनी आप। अब मैं आती हूँ नगर निकाय के चुनावों पर भी, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से जी। फरीदाबाद में करोड़ों का जो है घपला हुआ निगम के दफ्तरों में, जो उठाया भी गया, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि हर शहर में जो है ट्रैफिक जैम, और हर मिनट की जो है इतना, मतलब जहां 10 मिनट लगने चाहिए जाने के लिए वहां पर घंटा लग जाता है। लोग ट्रैफिक जैम में इतने स्टकअप हो जाते हैं। तो सड़कों का कोई सिस्टम नहीं है, गड्ढा युक्त मतलब जिसे कहते हैं सड़कें हैं। ये दम तो बड़ा भरते हैं, हमने सड़कें बनाई। मैं एक बात और याद दिलाना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से जी, कि एक मंत्री को जब लेने गया था, भाजपा का वोट मांगने गया था, उसको गाड़ी से पकड़कर लोगों ने उतारा, हाथ पकड़कर, और कहा देख वो सामने सड़क में खड्डा और पानी भरा हुआ है, चलो हम चलते हैं, उसने तू भी चल के बताओ। उसको चलवाया लिटरली। और बरसात में पिछले साल क्या हुआ, बारिशों में लोगों के घरों में पानी भर गया, कितना बुरा हाल हुआ है, और किसानों की फसल कितनी बर्बाद हुई। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया, सिवाय झूठ बोलने के चैनलों पर कि हमने इतने रिलीज कर दिए हैं। लेकिन ये करने, इनके कहने कसमी और करनी में जमीन आसमान का नहीं, पाताल और आसमान का फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। कच्ची सड़कें हैं, आप कच्ची कॉलोनी कैसे काट देते होंगे? अगर कोई लोग काट बना लेते हैं कच्ची कॉलोनियां, आप कहते हैं अवैध कॉलोनी जिनको आप कहते हैं, तो कोई 40-50 गज के मकान बना लेते हैं जो बेचारे प्रवासी मजदूर होते हैं, ठीक है। वहां पर आप कोई नहीं काम करते, कोई सड़कें उनके लिए बना दे, कोई पानी पीने का उनको साफ मिल जाए, नहीं, ये निकाय के काम होते हैं, ठीक है। आप बाकी बातें आप करते हैं उसकी, ना नालियां है ढंग से, ना कोई सीवरेज का सिस्टम है, ना कोई ड्रेनेज का सिस्टम है। दूसरी बात, ब्लाइंड के लिए रोड की बात करते हैं, पार्कों की बात करते हैं, कहीं कोई भी चीज मैनेज नहीं है। ये सब निकाय के अंदर ही आते हैं ना, एमपी के अंदर ही आती है इन सबको मैनेज करना, लेकिन ये इनका कुछ काम नहीं हुआ। कम्युनिटी सेंटर भी, ईएसआई हॉस्पिटल्स भी जो है वही मैनेज करने पड़ते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ 5-6 चीजें बहुत अच्छी मैनेज करते हैं। इनकी तारीफ आप भी करेंगे इस बारे में, आप सुनेंगी तो। इनको ईवीएम बहुत अच्छे से मैनेज करनी आती है, इनको ईडी, सीबीआई और विरोधियों के घर में छापे पड़वाने उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और वसूली भी बहुत करते हैं। और सुनिए, अडानी पर एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगी, जो कि इसमें चाहे आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ही स्पोक अ लॉट ऑफ द टॉपिक, सो आई विल आल्सो से समथिंग, ठीक है। इन्हीं के पहले मैं बता दूं, इनके राम कुमार गौतम जो एमएलए हैं भाजपा के, उन्होंने विधानसभा के सत्र में 5-6 इनके ऊपर तमाचे मारे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, गुंडों का राज खत्म होना चाहिए। आज ही सिरसा में गोलियां चली हैं, रानिया में स्कूल की वैन पर। इतनी हिम्मत होगी कि अब आप बच्चों को मारने आ गए। एक के साथ 4 लोग भी घायल हुए, एक बच्चा घायल हुआ है, 4 लोग और घायल हुए हैं गोलियां चलाने से। तो लॉ एंड ऑर्डर भी लग रहा है इनका कोई सिस्टम ठीक है ही नहीं। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, जनता को लूटना है, मैनिपुलेट करनी है ईवीएम की मशीनें। और मैं बताऊं, एक चीज और कहना चाहूंगी जो कि बहुत जरूरी है कि अडानी पर जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिए अमेरिका ने। मैं इसके लिए बहुत खुश हूं, और मैं जनता को बधाई दूंगी कि जिसको लूट लूट कर दे रहे हैं, भगवान करे, मैं चाहती हूँ वो अरेस्ट हो जाए। मैं एक बात जरूर कहूंगी। और आपने कहा कि कांग्रेस इतनी तैयार नहीं दिखती, यही कहा था ना आपने सप्ताह जी शुरू में जी। तो मैं पूछती हूँ, आपको किस मूर्ख ने ये खबर दी कि कांग्रेस तैयार नहीं है? नहीं तो वो एक्टिविस्ट धरातल पर तो दिखनी चाहिए ना मैम। नहीं, आप धरातल पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब देख लीजिए बीजेपी की तरफ से जी रिपोर्टिंग हो रही है, आप मुझे बताइए धरातल की, क्योंकि जो कुछ आता है आप नहीं बताइए कब बैठक हुई, कितने बैठक हुई, आप ही बता दीजिए मैम, कितनी बैठक कांग्रेस ने कितनी बैठकें कर ली, बता दीजिए मुझे। करवा होता, लेकिन मैं बोलूंगी जरूर मैं जी। और 1-2 चीजें बताना चाहती हूँ मैं। रिवाड़ी में स्ट्रॉन्ग, ऐतिहासिक जीत का एक पॉइंट रह गया था। रिवाड़ी में स्ट्रॉन्ग रूम 40 मिनट के लिए वहां पर लाइटें और कैमरे बंद कर दिए गए। इसके बारे में पटेल जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप उनके सहभागी हैं, आप उनके साथी हैं, पीछे खड़े थे आप उनको साथ देने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैम, यहाँ तक कि यहाँ पे तो सुप्रीमो भी नहीं जीत पाए। ठीक है मैम, आपको बहुत समय मिल गया, आपने अपनी बातें रख ली। चलिए रामराजे शर्मा जी, एक एक करके जवाब दे दीजिए। कमल हांडा ने देखिए कई सारे जो है आरोप लगाए हैं, एक एक करके जवाब दे दीजिए। सच्ची बातें बोल के आरोप नहीं है। जिनका पहले वो माइक बंद कर दो, ये फिर बीच में बोलेंगी। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, आपने उनके बीच में नहीं बोला, वो भी आपके बीच में नहीं बोलेंगे। कमल जी रामराजे जी बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं। आज उन्होंने बहुत ही नेक काम किया है। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य संत सर साईनाथ जी, वहां पे बहुत भारी संत हुए हैं सिरसा में, उनके नाम का मेडिकल कॉलेज का आज
भूमि पूजन हुआ है और ये 1010 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और 100 MBBS की इसमें सीट होंगी और लगभग 22 एकड़ में ये बनेगा। इसके साथ साथ 5 एकड़ में कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं इसके लिए उनको जनता की तरफ से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और अब हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग 15 होगी और 5 और बनेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और 50 ये चिरायु योजना के अंतर्गत में 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है और लगभग 50 लाख के करीब इसमें लाभार्थी जुड़ गए हैं। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है तो चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की जय जयकार हो रही है। वो जनता के बीच में रहते हैं और आज इनका मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, आज सिरसा में इनके विधायक हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी की मन से तारीफ करी है कि भाई मुख्यमंत्री मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा और ना ऐसा मुख्यमंत्री आया है आज तक टिल नाउ। और मैं ऐसे मुख्यमंत्री को नमन करता हूं। आज सिरसा के विधायक जी ने बोला है, जो विपक्ष का विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ाई करता है और ये जनता में एक मापदंड होता है। जनता तो हमारी है ही है हमारे साथ में, भाई जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार रामराजू शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। जी, आपके पास मैं लौटूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। शहरी निकाय चुनाव पर चर्चा हो रही थी और रामराजेश शर्मा जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सांसद विधायक से अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठ के शहरी निकाय चुनाव की हम बात कर ले तो देखिए, स्थानीय विकास और बुनियादी ढांचे की अगर हम बात कर ले तो पिछले 5 सालों में देखिए बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, पानी, सड़क, बिजली, सफाई जैसे बुनियादी, 5 साल में कितने ठोस कदम उठाए गए इन कामों के लिए, ये बता दीजिए जरा आंकड़ों के साथ। देखो मैं आपको बता रहा था जी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं और जनता का आशीर्वाद तीसरी बार हमारे को मिला है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और दूसरी बार मुख्यमंत्री जी के सिर पर हाथ रख के जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और ऐसे ही हमारी एक मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन, मंगलवार बुधवार, हमारे सभी एमएलए साहिबान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, एमपीज को बुलाया और उनको जीत का मंत्र दिया। और संगठन में हमारे आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी संगठन कौशल हैं, उन्होंने सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को और जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और हमारी तैयारी पूरी है। हम बूथ लेवल तक मजबूत हैं, हमारी बूथ कमेटियां भी बन गई हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। और संगठन मजबूत है इसलिए तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। और आगे निकाय चुनाव में भी आप देख लेना, हर जगह भाजपा ही भाजपा है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा में लीन रहते हैं। आप देखिए कितना फर्क पड़ा है भाई, तीसरी बार सरकार आई है और चारों तरफ खुशी की लहर है। और माननीय मुख्यमंत्री जैसे ये अपने कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी, भाई हमने वायदा, एक एक वायदा जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, एक एक वायदा एक हम पूरा करेंगे। पहला वायदा उन्होंने पूरा किया, जो 25,000 भर्तियां रुक रही थी, उन्होंने इलेक्शन से पहले वायदा कराया था कि भाई ये मैं भगवान की कृपा से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और मैं मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा, पहले इन 25,000 अपने भाई बहनों को इनको रोजगार दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वायदा निभाया। दूसरा, इसमें आरक्षण में वर्गीकरण जो अहम मुद्दा है, जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, उसमें आज तक किसी ने उनकी सूद नहीं ली थी, मतलब उनके बारे में सोचा नहीं था। इसमें 36 जातियां आती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश जारी किया था, तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण में वर्गीकरण करा। और 24 तारीख को ये डीएससी समाज बोलते हैं इसको, ये माननीय मुख्यमंत्री का जींद में बहुत भारी स्वागत करने जा रहा है और आप सभी उसमें आमंत्रित हो। 24 तारीख को, ये संडे है जो इतवार को। तो जिस तरह से वो सभी जातियों को साथ लेके चल रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग है, आज तक पिछड़े वर्ग का राव वीरेंद्र के बाद में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। भाजपा ने पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया और अगली बार डिक्लेयर किया, अगली बार भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो भाजपा तो छत्ती बरादरी की पार्टी है, कांग्रेस ने एससी-बीसी का ना तो कोई बना ना डिक्लेयर करा। और जिस तरह से हमारे दलित के बेटे ने इच्छा जाहिर करी थी तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, एमपी राज्यसभा थे, तो पार्टी ने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया। आज वो भारी मतों से जीत कर एक कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय कृष्ण पवार जी, मैं उनको बधाई देता हूं। और जिस तरह से इनके यहाँ भी एक दलित की बेटी ने इच्छा जाहिर करी थी, वो इनकी राष्ट्रीय महामंत्री भी है और उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रहे हैं और इनकी पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता भी है और वो खुद भी मंत्री रही हैं। तो उन्होंने कहा मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूं, इन्होंने नहीं लड़ा। तो जिस तरह से उनके बारे में जाति सूचकांक बोला गया, भाई इस जनता में भारी रोष हुआ। भाई दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इसका भी भारी रिएक्शन हुआ। तो कांग्रेस का तो नीति रही है डिवाइड एंड रूल की। और जिस तरह से इन्होंने पहले भी भाई अरे कांग्रेस अंग्रेजों से कम है क्या? आप बोलिए ना धारा 370 और 35 के बारे में। आपने जम्मू कश्मीर में समर्थन करा है, जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी ने समर्थन करा है धारा 370 और 35 है।
एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर अयोध्या धाम में जो बना है, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या आपकी पार्टी में कितने वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े करे थे सुप्रीम कोर्ट में, बताइए। ठीक है। अरे जनता देख रही है, आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान आपको क्यों आशीर्वाद देगा? जिस दिन रिजल्ट आया मैडम, उस दिन मंगलवार था, मंगलवार आप याद करो, आपके ऊपर मंगल है, मंगल हो गया है मंगल। हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे, क्यों आशीर्वाद देंगे बताइए? आप राम मंदिर का विरोध करते हो, आप सनातन विरोधी हो, आप भगवान राम के विरोधी हो, आप भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो। ठीक है। आप सबका विरोध करते हो और आपने झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है। ठीक है, ठीक है। झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है। आपने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, फटाफट 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 दूसरे गारंटी कार्ड तक आपको बांट दिए थे। 21 कब आएंगे? अरे भारी रिएक्शन था जनता में, जनता बदला लेना चाहती ठीक है, ठीक है। जनता में बहुत भारी। रामराजू शर्मा जी, कमल हांडा जी आपके पास लौटूंगी, कृष्ण कुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। कृष्ण जी, जैसे जिस जोश और खरोश के साथ इनेलो पार्टी चुनाव के मैदान में उतरती है, वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाते हैं, कमी कहाँ रह जाती है सर? देखिए, पहले जो चुनाव लोकसभा का हुआ, तो लोकसभा के चुनाव के अंदर जो है कि लोगों ने कहा कि भी भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में जो है, एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते जो है कि उन्होंने जो है कि कांग्रेस का चुनाव किया। और विधानसभा चुनाव के अंदर जो है कि स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस जो है कि वो बीजेपी का जो है कि वो चुनाव हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति सर हरियाणा प्रदेश की है कि यहाँ पर जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो जाट बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो है कि वो लोग जो है कि जाट की तरफ जो है कि वो ट्रांसफर होना चाहते थे। और इस चुनाव के दौरान जो है कि लोग देख रहे थे कि भी है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। तो लेकिन हुड्डा को जो है कि जनता ने जो है कि वो नकार दिया है। और क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, वो नॉन जाट का चुनाव हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि एक मुद्दा तो जो है कि बैकवर्ड का जो है कि सीएम डिक्लेयर करके बैकवर्ड कम्युनिटी का जो वोट था, तो वो अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। दूसरा जो है कि अभी जो है कि रामराज जी जो बोल रहे थे, आरक्षण में वर्गीकरण वाला मामला जो है कि ये लेकर के आए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है कि फैसले का जो है कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो है कि जो वंचित वर्ग के अंदर जो कम्युनिटीज इन्होंने ली है, भी ठीक है, जो वंचित है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। तो लेकिन लाभ जो है कि इसके अंदर सबसे पहले तो जो है कि एक सामाजिक दृष्टि से लेना चाहिए, दूसरा जो है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तीसरा शैक्षणिक दृष्टि से होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो लागू करने का काम किया, वो सीधा नौकरी के अंदर लागू करने का काम किया है। लेकिन फिर उसके अंदर एक देखने की बात आती है कि जो नौकरी के अंदर जो है कि इन्होंने जिस कैटेगरी जो कैटेगरी के लोगों को लाने का काम किया, उसमें धारक है, वाल्मीकि है, एससी है, उसको डीएससी समाज के अंदर लेकर के जो है वो आगे करने का काम किया है। तो लेकिन यहां पर जो है कि अगर आंकड़ों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अगर हम गाइडलाइन को पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पढ़े, तो लेकिन उन्होंने कहा कि भी सरकार जो है कि आयोग के द्वारा आंकड़े लेकर के जो है उसको लागू करने का काम करे। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है, और मुख्य रूप से जो है कि नायब सैनी जी ने जो है, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उसने जो है कि द्वेष की भावना से जो है इसको लागू करने का काम किया है। और यहां पर जो है कि जो धारक समाज और वाल्मीकि समाज है, तो धारक समाज और वाल्मीकि समाज अगर हम डी ग्रुप और सी ग्रुप के अंदर देखें, तो लेकिन जो दूसरा वर्ग है, जो ए और बी जो कैटेगरी इन लोगों ने बनाई है, तो उसके अंदर जो है कि धारक और वाल्मीकि समाज जो है कि सी और डी ग्रुप के अंदर जो है वो परसेंटेज में ज्यादा है। जबकि
वो लाभ किसको मिलना चाहिए? वो सैसी समाज को मिलना चाहिए। वो लाभ किसको मिलना चाहिए? वो डेया समाज को मिलना चाहिए। वो लाभ किसको मिलना चाहिए? वो भेड़गुट समाज को मिलना चाहिए। जो शैक्षणिक दृष्टि से भी जो है कि पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को जो है यानी कृष्ण बेदी को जो है कि वो आगे करके एक समाज को जो है कि बदनाम करने की मुहिम जो की है, और जबकि जो है कृष्ण बेदी जो है वो एक जाति का मंत्री नहीं है, वो वाल्मीकि जाति का ही मंत्री नहीं है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, लेकिन उसको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को जो है कि उसके पद से जो है कि वो रिजाइन ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो है कि वो दूसरे समाज को जो है कि वंचित के दायरे में लेकर के जो है कि वो केवल जो बात करता है वो धाड़क और वाल्मीकि समाज की बात करता है, लेकिन धाड़क और वाल्मीकि समाज जो है वो सी और डी ग्रुप कैटेगरी के अंदर जो है कि वो बड़ा पैमाने पे है। दूसरी बात जो है कि जो रामराज जी ने जो यहाँ पर जो बात की है कि भाई हम बड़ा तौर तरीके से जो है कि चुनाव को जो है कि हम लड़ रहे हैं, हमने काम की है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, अभी हमारी बहन कमल हांडा जी ने भी जो एक प्रश्न बीच में उठाया था, भी पुरानी ईंटें उखाड़ कर नई ईंटें लगाना, ये जो है कि मकर जाल जो है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो है कि ठगी का मामला बड़ा पैमाने पे। दूसरा, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है कि बड़ा पैमाने पे ठगी है, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, स्ट्रीट लाइट घोटाला करनाल के अंदर हुआ, पानीपत में घोटाला हुआ, फरीदाबाद में घोटाला हुआ, लेकिन जो है कि जनता की आंखों के अंदर धूल झोंक करके जो है कि ये इस प्रकार के जो है कि स्ट्रेटेजी जनता के बीच में लेकर के आते हैं, जो जनता भ्रमित होती है। जैसे कि मैंने कहा कि नॉन जॉब का जो है कि इन्होंने कार्ड खेलने का काम किया, यानी जो धुरंधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जाट लीडर थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी हराने का काम किया है। तो ऐसा काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो ठीक है, तमाम घोटालों का आपने जिक्र किया रामराजी शर्मा जी, इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कमल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, रामराजी शर्मा जी भी कई तरह के आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस अंग्रेज से कम नहीं, जो है कांग्रेस सनातन विरोधी है, तमाम जिक्र किया उन्होंने, जवाब दे दीजिए। सपना जी, आप पत्रकार हैं, आप भी जानती होंगी कहां पर कौन किसको लड़वा रहा है। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट हो रहा है, गुजर वर्सेस राजपूत हो रहा है, हर जगह लड़ा रहे हैं, ये विभाजन कर रहे हैं पूरे देश का। हिंदू मुसलमान तो खुला करते ही करते हैं, बाकी ये जो एससी की भी जो जाति है अलग अलग, उनको भी लड़वा रहे हैं, उनका भी वर्गीकरण, जैसा कि इन्होंने बताया इनालो के प्रवक्ता ने, उनने भी आगे फर्दर वर्गीकरण कर दिया कि उनके पीछे भी लड़ाइयां हों। ये देश को एक साथ नहीं दे सकते। हमें अंग्रेज नहीं कहते, मैं तो कहती हूँ अंग्रेज अपनी दो लाने छोड़ गए, एक तो मोदी जी और एक शाह, जो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं और लड़वा भी रहे हैं लोगों को। और वैसे अभी भी मैं एक चीज का जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी कि विनोद तावड़े पकड़े गए 15 करोड़ के साथ, जिसका डायरी में लिखा जोखा था, तो वहां पर महाराष्ट्र में नहीं, सुनी हो ना भाई, सुनो ना, घूमोगे तो मैं ना घूमूंगी। सपना जी नहीं, बिल्कुल अभी उसका सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया मैम। नहीं, आप उसको तो चुप कराइए, मैं तो बोलूं। ठीक है, आप बोलिए। रामराजी शर्मा जी आपके पास आऊंगे, देखिए समय का भी बहुत कमी है और अपनी बातें 2-2 मिनट में प्लीज रखिए। मैं ये कह रही थी कि ये कूड़े की मैनेजमेंट, पंचकुला में आप जाकर देखिए कि वहाँ पर कूड़े का कितना बड़ा पहाड़ है। घग्गर नदी से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, जब आप सेक्टर 21 क्रॉस करेंगे, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, वो आज तक बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। भाई चुप हो जाओ, बात करने। रामराजी शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। रामराजी जी, ये क्या बात है? रामराजी जी, मैं आपके पास इसके बाद आऊंगी। कमल जी बोलिए। इसी बात, मैं इनकी बातों का जवाब दे दूँ, आने वाले 20-25 साल तक रामराजी शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, 2 मिनट का धैर्य रखें प्लीज, धैर्य रखें 2 मिनट का जी। इन्होंने कहा कि नायर धनी जबान के बड़े धनी हैं, तो मैं बता दूं कितने धनी हैं। उन्होंने कहा था पराली जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनके खिलाफ FIR भी हुई, उनको मारा पीटा भी गया, जुर्माने भी डबल कर दिए गए, और उनके ऊपर वो बेचारे अपनी बेलें कराते हुए फिर रहे हैं उनकी जबान नायब सैनी की। ठीक है, दूसरी बात अब मैं बताना चाहूंगी कि किसानों की पराली पर भी इन्होंने कैसे उनको परेशान करा, जैसे इन्होंने बढ़ा दिए सारे कुछ केसेस भी कर दिए, FIR भी कर दी, मतलब किसी तरीके से
किसान को शांति की किसान लेने नहीं दे रहे। 3100 बोला था एमएसपी धान की, 3100 रुपया बोला था एमएसपी देंगे धान की 8 अक्टूबर को, लेकिन 1800 में भी नहीं बिकी। 1800 में भी प्राइवेट उठा के ले गया। सरकार ने खरीदी मशीनें कहीं 16% में नहीं दिखा रही है। आपके प्रवक्ता ने स्वीकार किया था। हाँ, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। रामराजू शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, समय का भी बहुत कमी है। कमल जी, आप अपनी बातें 2 मिनट में पूरी कर लीजिए। इसके बाद रामराजू जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, समय की भी हमारे पास बहुत कमी है जी। कमल जी बोलिए, 2 मिनट में आप अपनी बात पूरी कीजिए। कमल जी, बात खत्म करने दीजिए मुझे जी। सिरसा की जब बात कर रहे हैं कि जो बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर इंस्टीट्यूट, तो मैं याद दिला दूं मैं चैनल के माध्यम से, वो उस प्रोजेक्ट की मंजूरी जो है 7-8 साल पहले की हो चुकी है। तब तक काम क्यों नहीं हुआ? केंद्र में भी तुम्हारी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, तो क्यों नहीं बना? अब क्या शोषेबाजी दिखा रहे हो आप? और एक चीज, वहां के लोकल निवासी कितने दुखी हो रहे हैं, वो कितने दुखी हैं सिरसा के निवासी। वो कह रहे हैं कि ऐसी सफाई कहते हैं, हम जनता का कीड़े पकड़े हैं। एमएलए अच्छा, एमएलए है। अरे बात करके देखो, सुनाओ वीडियो क्या? आप किन सवालों का जवाब दे रही है रामराजू शर्मा जी? वो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी जी। जल्दी से 1 मिनट है आपके पास। कमल जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, सिरसा के जो लोकल निवासी है, अब सिरसा में बड़ी सफाई हो रही है। जो रोडों के डिवाइडर्स है, वहां पर भी जो ग्राउंड है जहाँ रावण जलाया जाता है, उसकी भी सफाई हो रही है। तो स्थानीय निवासियों को मुझे मैंने वीडियो देखी, वो कह रहे थे कि जी कहते कमाल है, कहते नायब साहब नहीं आ रहा है तो सफाई हो रही है। कहते हम क्या है, वोट तो हमसे ही लेने आते हैं ना, भी तो वोटर हमसे ही मांगते हैं और डाका भी डालते हैं हमारे वोटों पर, हमारे लिए सफाई क्यों नहीं है? कहते क्या हम इंसान नहीं है? अगर नायब सैनिक का भी एक वोट है, एक आम आदमी का भी एक वोट है। ऐसा नहीं कि नायब सैनिक 1000 2 लाख या 2 लाख वोट होंगे, तो बराबर होंगे। सफाई रखो तो रूटीन में रखो। ये क्या नौटंकी है कि नायब सैनिक आएगा तो हम सफाई कर देंगे? सुना तरह वहाँ के स्थानीय निवासी को। और प्रोजेक्ट को 7-8 साल से पड़ा हुआ है, कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई आप लोगों ने। इतना झूठ बोलते हैं आप लोग। और आप, हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं जी। ये कहते हैं गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के ये बड़े मसीहा हैं। उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी। 54 लाख जो बीपीएल जो कार्ड वाले हैं, राशन कार्ड होल्डर, सॉरी नॉट बीपीएल कार्ड, 70% तो हमारे बीपीएल के नीचे आई गए हरियाणा के। इतना बुरा हाल नहीं था हरियाणा का, अच्छा खाता पीता था और खुश था हमारा किसान भाई भी। तो 54 लाख में से 28 लाख राशन कार्ड ही काटने जा रहे हैं कि जिनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर है तो उनको राशन कार्ड उनके काटे जाएंगे। या किसी के घर में अगर कोई 4 पहिया वाहन है, उसका भी राशन कार्ड काटा जाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि 1,80,000 कमाने वाला गरीब है, 1,81,000 कमाने वाला या 85,000 कमाने वाला अमीर है। कोई तो बनता है जो आप लोग जो बातें करते हैं, जो जनता को धोखा देते हैं। और 59,000 करोड़, 69,000 करोड़ मैं रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम से जो राशन जाता है वो दुकानों पे चला जाता है 30% राशन, उसमें भी घोटाला है 69,000 करोड़ का। अरे कहाँ आप लूटेंगे, कहाँ किस किस का खाएंगे, किस किस की बदुआ लेंगे आप? जनता का आशीर्वाद कहीं नहीं है। अपने आप को धोखा दे रहे हो, जनता को धोखा दे रहे हो, प्रदेश से द्रोह कर रहे हो जब तुम झूठ बोलते हो और सत्ता का जब गुणगान करते हो वो भी देशद्रोह है। ठीक है, समय की भी बहुत कमी है। रामराजू शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। ऐसा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया, 1,20,000 जो ठेकेदार में कर्मचारी थे, 1,20,000 कर्मचारियों को उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। और सीईटी पास बेरोजगारों को 9,000 रुपये महीना देने का काम किया है। अनेक काम हुए हैं, पूरी किताब लिखी जा सकती है। सत्ती बरादरी की समस्या है, इनके काम में नौकरियां कैसे मिलती थी, इनके टाइम में किसानों की उपज का क्या भाव था, इनके टाइम में सस्ते भाव में किसानों की जमीन हड़प ली जाती। रामराजू शर्मा जी, देखिए अभी कृष्ण कुटाल जी भी कह रहे थे। रामराजू शर्मा जी आप तक गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, 25% टैक्स लगा दिया आप लोगों ने, बच्चों की किताबें कॉपियां। रामराजू शर्मा जी, अभी कृष्ण कुटाल जी भी कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने घोटाला किया। इसका जवाब दे दीजिए कृष्ण कुटाल जी को। स्कूल बंद किए, 5,000 स्कूल बंद करे, पढ़ाई का लोग क्या करोगे? महिलाओं के भी ये पहलवान बेटियां रोंदवाई गई, सरकार है, पहलवान बेटियां रोंदवाई गई, खेल कोर्ट को न्याय नहीं दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। कौन सी समाज की सरकार है? समाज की सरकार नहीं है, अरबपतियों की सरकार है, अरबपतियों की। सबको लाभ, 100 अरबपतियों के पास किसान
सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, विश्वासघात, इस पैटर्न का हमारी सरकार काम करती है। लूट, विश्वासघात की अपील मैडम आप तो धमकी लगा रखी है। ठीक है। रामराजेश शर्मा जी, अभी कृष्ण कुटेल जी आप पर आरोप लगा रहे थे जी, अभी कृष्ण कुटेल जी का भी जवाब दे दीजिए। उनका भी सवाल है कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने घोटाला किया, इसका जवाब दे दीजिए। कृष्ण कुटेल जी इंतजार कर रहे हैं जवाब का। राम के खिलाफ बोलने की वैसे अंदर से ढीले हुए हैं। रामराजेश शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, कृष्ण कुटेल जी का सवाल था कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने घोटाला किया है, जवाब का इंतजार कर रहे हैं कृष्ण कुटेल जी, जवाब दे दीजिए। देखो, घोटाले तो ये इनके टाइम में हुए थे, आपने पता है। नौकरी घोटाला इनके टाइम में हुआ था, इनके मुखिया की घोटाले में सजा हुई थी। ठीक है, मैं घोटाला का हर नौकरी घोटाले में आपके साथ घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ, आप जवाब दें जनता को। याद करो, दुनिया का दूसरा जो है कि दुनिया घोटाला हुआ, बाढ़ घोटाला हुआ, याद करो, फर्जी आईटी घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, आप जवाब दें। दूसरा जो है फर्जी एक एक करके अपनी बात बांटने का काम किया है, गरीबों के राशन को हटाने का काम किया है, तो जनता आपसे जवाब मांग रही है। पता प्रदेश की जनता जानती है। बनाया हुआ दिल्ली और पंजाब के लिए, उसके बारे में भी बात कर लो। उनके तो खैर दोनों सुप्रीम कोर्ट 10 साल की जेल काट कर आए, वो तो बोलेंगे क्या भ्रष्टाचार के लिए। और जनता की हम सेवा कर रहे हैं और जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे ही जनता की हम सेवा करते रहेंगे। आने वाले भी 25 साल तक भाजपा का ऐसे ही शासन चलता रहेगा। भाजपा भाजपा भाजपा। आने वाले 25 या 50 साल राज कर लोगे, ईवीएम है तुम्हारे पास तो। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपस में लड़ने से अच्छा है कि अगर हम स्थानीय मुद्दों पे बात कर ले, जनता के मुद्दों पे बात कर ले, तो शायद अच्छा होता। देखिए, समय की भी बहुत कमी है और आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी है इस वक्त और बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रही है और अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है मीटिंग कर रही है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस भी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस की वो जो है धरातल पर एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। तो वही अन्य पार्टियों ने भी अब जो है चुनाव की तैयारियों में लग गई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।